स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांकर एंड आई वेलकम यू बैक टू आवर मंथली प्रिपरेशन रिचुअल, दैट इज द डिस्कशन ऑफ साइंस रिपोर्टर मंथली मैगजीन। आज हमारी डिस्कशन होने वाली अबाउट साइंस रिपोर्टर नवंबर 2024। आप जानते हैं कि साइंस रिपोर्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है विच इज पब्लिश्ड बाय अ गवर्नमेंट सोर्स। इट्स पब्लिश्ड बाय CSIR। यहां पे हमें काफी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सर मुझे इसके प्रीवियस एडिशन यानी कि प्रीवियस मंथ की डिस्कशन भी मुझे देखनी है, उसको भी मुझे फॉलो करना है, तो आप सिंपली सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे @Rahul SAI222। इसी कोड से, इसी ID से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है साइंस रिपोर्टर की। आप उसके प्रीवियस जो एडिशन है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस महीने यानी कि नवंबर 2024 का जो डिस्कशन है उसका थीम क्या होगा। हर साइंस रिपोर्टर का एक स्पेसिफिक थीम होता है। नवंबर में क्या आता है? चिल्ड्रंस डे। तो इस बार का जो एडिशन था इट वाज चिल्ड्रंस डे स्पेशल 2024 का एडिशन। डिस्कशन से पहले एक सवाल का जवाब देना, क्योंकि कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं मुझसे कि सर अगर मैं ये लेक्चर देख लूंगा, अगर मैं ये वीडियो देख लूंगा तो मुझे वापस मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर मैगजीन में मैं आपके लिए UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, जो भी रेलेवेंट आर्टिकल्स होते हैं उसको ऑलरेडी फिल्टर आउट कर देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैगजीन आपको एंड टू एंड पढ़ने की जरूरत है, फिल्टरिंग का काम मैं ऑलरेडी आपके लिए कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इस बार चिल्ड्रंस डे स्पेशल था तो आप अनुमान लगा सकते हो कि ढेर सारे आर्टिकल्स होंगे जो बच्चों से जुड़े होंगे, जो शायद हमें उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चों में एंग्जाइटी हो रही है, बच्चों के हेल्थ से जुड़े हुए जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने ऐड किया हुआ है। इसके अलावा जैसे एक पर्टिकुलर आर्टिकल था जो मुझे लगा इट वॉज नॉट नीडेड पर, फॉर इंस्टेंस आजकल बच्चे ना बहुत ज़्यादा मोबाइल पे, बहुत ज़्यादा जो हमारे गैजेट्स होते हैं ना, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गया, इस पे काफ़ी समय बिता रहे हैं। तो इसके ऊपर ये दिया गया था कि बच्चों की आंखों की टेक केयर कैसे करनी है करके, ब्लू स्क्रीन के बारे में, गॉगल्स के बारे में, एंटी ग्लेयर गॉगल्स के बारे में लिखा हुआ था। तो आई थॉट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट्स व्हाई सी इट्स बेस्ड ऑन माई जजमेंट दैट रेलेवेंट फॉर अस। इसीलिए अगर आप ये लेक्चर देख लोगे योर प्रिपरेशन वुड बी कंप्लीट, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो उस संदेश के साथ चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की साइंस रिपोर्ट फॉर नवंबर 2024। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है, जो भी UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि अभी पीक टाइम आ चुका है। आपके पास हार्डली 5 महीने बचे हुए हैं फॉर प्रीलिम्स। तो जो भी 2025 के आकांक्षी है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है, जिन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है, सारी चीजें, तो अभी प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली हमारा SIP Plus 2025 बैच शुरू हो रहा है 20 दिसंबर से। तो इस बैच में आपकी प्योरली प्रीलिम्स की तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, आपकी जो भी क्लासेस चलेंगे जहां वहां पे हम लोग स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर देंगे। आपकी MCQ प्रैक्टिस होगी, 4000 से भी ज्यादा MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगले 5 महीनों में, इनफैक्ट अगले 3 से 4 महीनों में यूल बी प्रीलिम्स रेडी और कॉन्फिडेंट बनोगे। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, यूज माई कोड राहुल लाइव, जहां पे आपको ये प्रोग्राम 599 में मिल जाएगा। डू ज्वाइन, आपको क्लास में मिलता हूं। ठीक है, चलिए डिस्कशन पे चलते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, अगेन अ वेरी फैक्चुअल काइंड ऑफ एन आइडिया हियर। डिस्कवरी ऑफ 2 न्यू स्पीशीज ऑफ मोलस्क्स इन बे ऑफ बंगाल। यहां पे नोट करना है बे ऑफ बंगाल में। इससे आपको एक और चीज मिलेगा, नोमेनक्लेचर के बारे में आपको बताऊंगा। बे ऑफ बंगाल में 2 नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है मोलस्क्स की। ये इनकी पिक्चर है। एक उसमें से इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हुआ क्या है, साइंटिस्ट डॉक्टर प्रसाद चंद्रा टुडू है ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने 2 रेयर मोलस्क स्पीशीज को ढूंढ निकाला। उसमें से एक स्पीशीज का नाम उन्होंने इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे दिया हुआ है। तो उसका नाम रखा गया, एक मोलस्क स्पीशीज का नाम रखा गया मेलानोक्लैमिस द्रौपदी। ये साइंटिस्ट हमारे प्रेसिडेंट को ऑनर करने के लिए इस तरह का नोमेनक्लेचर उन्होंने दिया हुआ है, और इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द इंटरनेशनल जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कमिटी एज वेल। दूसरा जो स्पीशीज है उसको मेलानोक्लैमिस बेंगालेनिसिस करके नाम दिया गया। अब सर क्या ये नाम मुझे याद रखने की जरूरत है? नॉट प्रॉबेबली। अब ये तो ध्यान रखना है, कभी अगर MCQ आ गया डायरेक्टली, ये जो मेलानोक्लैमिस
मेलानोक्लैमिस द्रौपदी है, ये क्या है, किस तरह का स्पीशीज है? ये मोलस्क है। अब सबसे पहला सवाल आता है, सर ये मोलस्क क्या होते हैं? मोलस्क जो है ना सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स है, यानी कि इनके अंदर बैकबोन नहीं है। कहाँ पे मिलते हैं? मेजरली मरीन ऑर्गेनिज्म से। ऐसा नहीं कि केवल पानी में मिलेंगे, लैंड पे भी मिल सकते हैं, एम्फीबियंस भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है मोलस्क इनका एक फीचर क्या है, होली और पार्टली दे आर एनक्लोज्ड इन कैल्शियम कार्बोनेट शेल। तो जब भी आप किसी शेल वाले ऑर्गेनिज्म को देखो ना, पानी में तो मिलेंगी, आपको बीचेस पे वगैरह मिलेंगे, तो यू नो दैट दे आर मोलस्क्स। ठीक है, ध्यान रखना है। अब मोलस्क्स में बहुत सारी वेराइटीज आती है। जैसे अगर कोई पूछेगा सर ये मोलस्क होता क्या है, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो डॉक्टर प्रसाद ने ढूंढ निकाला है, तो इन्होंने स्पेसिफिकली उस स्पीशीज के ऊपर ना लार्ज रूबी रेड कलर का एक ब्लॉच मिला। अगर आप देखोगे यहाँ पे रेडिश ब्लॉच है, यहाँ पे ये पानी में मिलते हैं मरीन ऑर्गेनिज्म से। लेकिन मोलस्क में बहुत सारी दूसरी प्रजातियां आती है। आप जानते हो कि जब भी हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, जैसे टैक्सोनॉमी में सबसे पहले आता है डोमेन, डोमेन के बाद आता है किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली के बाद जीनस और स्पीशीज आता है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में अगर हम लोग बात करें, जैसे मोलस्क्स में, मोलस्क फैमिली में बहुत सारे स्पीशीज आते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज इन दिस मोलस्क फैमिली, देयर आर डिफरेंट जीनस, डिफरेंट स्पीशीज। कुछ उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए आपको, जैसे देयर आर मोर देन अभी नोन स्पीशीज जिनको हम लोगों ने ढूंढ निकाला है, मोर देन 75,000 है। कुछ साइंटिस्ट बताते हैं 1 लाख के आसपास नॉन मोलस्क स्पीशीज है। हमें जो नहीं पता है, जैसे 2 ढूंढ निकाले हैं, वैसे 1.5 लाख से भी ज्यादा हो सकते हैं अलग अलग स्पीशीज करके। सर उदाहरण जैसे अगर आप देखो यहाँ पे आपको स्क्विड होते हैं, स्क्विड्स आर मोलस्क्स, कटलफिश मोलस्क, ऑक्टोपस मोलस्क, स्नेल जो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, स्नेल, स्लग्स, ये सारे मोलस्क के कैटेगरी में आते हैं, है ना। वन ऑफ दी सब फैमिलीज सेफेलोपोड्स, सेफेलोपोड्स में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे सेफेलोपोड्स। बेसिकली सेफेलोपोड्स इज नथिंग बट मोलस्क ओनली, वन ऑफ दी सब फैमिली। अब सवाल उठता है, सर ये नाम कैसे देते हैं? जैसे अगर समझ लो कल को मैंने ढूंढ निकाला, कल को मैंने किसी मरीन क्रीचर को ढूंढ निकाला, एक मोलस्क को ढूंढ निकाला, सर उसका नाम क्या दोगे? कि मतलब कुछ भी दे सकते हो, राहुल के नाम पे दे सकते हो, पॉसिबिलिटी है। लेकिन ध्यान रखना है, इसको फाइनलाइज कौन करते हैं? इसको फाइनलाइज करते हैं एक साइंटिफिक प्रोसीजर है नोमेनक्लेचर का, विच इज डन बाय द इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN करके, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब ये जो कोड है, उस कोड के अनुसार आपको नाम देना है। ऐसे रैंडमली कुछ नाम नहीं देंगे, कुछ प्रिंसिपल्स जो फॉलो करते हैं। जैसे फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि अगर पुराने जमाने से कोई नाम चलता हुआ आ रहा है तो उस नाम के ऊपर प्रायोरिटी रहेगी। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर 2 लोगों ने ढूंढ निकाला अलग अलग स्पीशीज, ऐसा ना हो कि नोमेनक्लेचर में क्लैशेस हो जाए, कोऑर्डिनेशन बेस पे चलती है। फर्स्ट रिवाइजर, यानी कि जो भी आइडेंटिफायर होता है उसके पास एक मौका जरूर होता है कि वो अपनी तरफ से एक नाम सजेस्ट करें, एक्सेप्ट हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। जैसे आपने देखा डेडिकेट करने के लिए इंडियन प्रेसिडेंट के लिए नाम दिया गया, एक्सेप्टेड। प्रिंसिपल ऑफ होमोनिमी, होमोनिमी मतलब ध्यान रखना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोनिमी मींस 2 नाम सेम नहीं होनी चाहिए, 2 नाम सेम नहीं होने चाहिए, मतलब सिमिलर नेम्स आर नॉट अलाउड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। इसके अलावा देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ टिपिफिकेशन, टिपिफिकेशन और टाइपिफिकेशन, जैसे टाइप होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर टाइप होना चाहिए। यानी कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा? फैमिली का नेम हो, फैमिली के नेम के बाद जीनस का नेम, उसके बाद स्पीशीज का नेम। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मोलस्क का जो जीनस है मेलानोक्लैमिस, नेम हैज बीन गिवन एज द्रौपदी, द लास्ट स्पीशीज नेम व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड। सर क्या मेरे नाम पे दे सकते हैं? पॉसिबल है। जो भी डिस्कवरर होते हैं ना, नॉर्मली नोमेनक्लेचर में जो डिस्कवर होते हैं उनका नाम दिया जाता है कई बार, जहां से डिस्कवरी हुई है उसका नाम दिया जाता है कई बार। आप देख सकते हो यहाँ पे एक और नेम है, देयर इज द नेम इज बेंगालिनेसिस करके, तो बे ऑफ बंगाल मिला करके, इसलिए कुछ इस तरह की नोमेनक्लेचर होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। कौन फाइनलाइज करता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कमिटी दैट विल फाइनलाइज्ड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, न्यू लाइट ऑन डार्क एनर्जी। अब ऑल्दो आर्टिकल में ज्यादा कुछ है नहीं, बट मैं कहूंगा जैसे नाम सुनने का डार्क एनर्जी, यू विल बी लाइक ओके सर मुझे जानना है क्या है करके। तो सबसे पहले जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। लेट मी गिव यू अ फ्यू सेकंड। चलो एक काम करना है, 10 सेकंड ले लेना, इसको अटेम्प्ट कर लेना। मैं सवाल पढ़ लूंगा, आप 10 सेकंड में अटेम्प्ट करना। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और नॉर्मल मैटर के ऊपर। डार्क मैटर मेक्स अप अबाउट 27% ऑफ कॉस्मोस। Dark energy attracts and holds galaxies together. Normal matter makes up of about 70% of the cosmos. तो 3 स्टेटमेंट दिए गए, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट?
चलो अटेम्प्ट कर लेना, इनफैक्ट कमेंट में अटेम्प्ट कर देना, देखते हैं कितने लोगों ने इसको सही किया है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन आपको आंसर तो पता चल जाएगा आपने सही किया है गलत किया करके। अटेम्प्ट तो कर लेना, ठीक है? अटेम्प्ट किया? डिड यू कमेंट? नाइस, पॉज करके कमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स सी, थोड़ा सा टफ है। आई वुड पुट दिस क्वेश्चन टू अ मॉडरेट टू टफ लेवल, मॉडरेट से टफ लेवल पे, क्योंकि आपको तीनों की जानकारी होनी चाहिए, मैटर के बारे में, नॉर्मल मैटर के बारे में, डार्क मैटर के बारे में और डार्क एनर्जी के बारे में, आर्टिकल डार्क एनर्जी के बारे में। आई टेल यू अबाउट दैट, ठीक है? अब चलिए, सबसे पहले नॉर्मल मैटर क्या होता है, ये तो अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ है। नॉर्मल मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर्स, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर्स है। मैटर क्या है? जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि जो लाइट में मुझे दिख जाती है, जो टेलीस्कोप से मैं देख सकता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल मैटर, व्हाइट मैटर, नॉन डार्क मैटर समझ लो, ठीक है? दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा वगैरह होते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है? इनके पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अब सर डार्क मैटर क्या होता है? नाम से ही पता चले, डार्क मैटर ऑपोजिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर विच आई कैनॉट सी। मतलब डार्क मैटर जो है, डार्क मैटर इट टेक्स अप स्पेस। अब सवाल क्या है? मैटर है, मैटर तो है, अगर मैटर है मतलब वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, मैटर है मतलब स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसका मास भी होगा, लेकिन इट डजंट रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब लाइट, यानी कि दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड डार्क मैटर, क्योंकि हम इसको टेलीस्कोप से देख नहीं सकते हैं। हम इसको, मतलब लाइट इसके ऊपर गिरेगा तब भी मैं इसको देख नहीं सकता। साइंटिस्ट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, डार्क मैटर इन द एंटायर कॉस्मोस, पूरे ब्रह्मांड में अप्रोक्सीमेटली 27% डार्क मैटर है। अब ऑल्दो साइंटिस्ट को डार्क मैटर के बारे में ज़्यादा जैसे अभी तक मैं कहूँगा रिसर्च चल रही है, नॉलेज बेस हमारी बिल्ड हो रही है, कई सारी थेरीज आ चुकी है, इसीलिए हम लोग फिजिक्स में अलग अलग पार्टिकल्स की बात करते हैं। सेवरल थेरीज हैव कम वेयर दे टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स विच डू नॉट इंटरेक्ट विद द लाइट, लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, इस तरह के पार्टिकल्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर, आई होप 50% आंसर आपको पता चल गया होगा। तीसरी चीज है डार्क एनर्जी। सर डार्क एनर्जी क्या होता है? देखो, डार्क एनर्जी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, कॉस्मोस में डार्क एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली 68%। इनफैक्ट डार्क एनर्जी के बारे में और भी कम हमको पता है। और डार्क एनर्जी, ध्यान रखना है, अट्रैक्ट नहीं करता है, रिपेल करता है। इट्स ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। अब आप जानते हो न्यूटन ने हमें क्या बताया? न्यूटन ने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है कि भैया जो भी दो बॉडीज है वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, दे अट्रैक्ट। लेकिन डार्क एनर्जी साइंटिस्ट ने उस चीज के साथ जोड़ दिया है जहां पे ये ग्रेविटेशन को ऑपोजिट समझ लो, मतलब रिपेल करते। कैसे? अब आप जानते हो ऑलरेडी कि हमारा जो ब्रह्मांड है पूरा एक्सपैंड हो रहा है। हम लोग जानते हैं, जब कहते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई, 13.2 बिलियन ईयर्स एगो बिग बैंग हुआ है ना, बिग बैंग हुआ, ऐसा बड़ा ऐसा एक्सप्लोजन हुआ, और उसकी वजह से अभी भी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। ये तो थ्योरी है ना। अब ये हमें नॉलेज कब से? 1920 से, जब से एडविन हबल ने बताया हमें, है ना। हबल का आइडिया था कि एक्सपैंड हो ही रहा है। हाँ, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है कि एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन सवाल ये बनता है, सर एक्सपैंड क्यों हो रहा है? क्योंकि अब न्यूटन ने तो हमें क्या बताया था कि चीजें जैसे जैसे दो बड़े ग्रह है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा ब्रह्मांड जिस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, क्यों कर रहा है? वाई? अभी भी क्यों कर रहा है? इसको साइंटिस्ट एक्सप्लेन करने के लिए डार्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट बताते हैं। वो कहते हैं रीजन ऑल्दो रिमेन्स अनक्लियर, लेकिन सबसे जो मेन जो थ्योरी कहते हैं, इट्स द थ्योरी ऑफ डार्क एनर्जी विच इज ऑपोजिट ग्रेविटेशनल इफेक्ट, यानी कि इट हैज अ रिपल्सिव ग्रेविटेशनल इफेक्ट, उल्टा इफेक्ट है। इसीलिए यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है। इस फेनोमेना को, या फिर जिसकी वजह से ये एक्सपैंड हो रहा है, उसको हम लोग डार्क एनर्जी के नाम देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरे ब्रह्मांड में हमारे पास विजिबल मैटर यानी कि नॉर्मल मैटर 5% है, डार्क मैटर 27% के आसपास है, और 68% इज कंसिडर्ड डार्क एनर्जी। इन नंबर्स को अगर आप याद रखोगे, मेरी तरफ से मैं कहूंगा काफी अच्छा रहेगा आपके लिए एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर चलो ये डार्क एनर्जी पे क्या बोल रहे हैं, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या है। डार्क एनर्जी को स्टडी करने के लिए रिसेंटली एक्सपेरिमेंट बिल्ड किया गया है यूएसए में, जिसका नाम है देसी, DESI, इसका फुल फॉर्म है डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। एक यूनिक इक्विपमेंट है विच कैन बी फिटेड ओवर अ टेलीस्कोप एंड इट कैन कैप्चर लाइट फ्रॉम अबाउट 5000 गैलेक्सीज एट द सेम टाइम। एक ही साथ
5000 गैलेक्सी से लाइट को कैप्चर कर सकता है। तो हाल ही में इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट हुई ना, इसने कुछ रिजल्ट पब्लिश किया, इनिशियल रिजल्ट पब्लिश किया। यहाँ पे अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, 900 से भी ज़्यादा रिसर्चर्स जुड़े हुए हैं, इंडिया से भी टीम है, इंडिया से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना है इस ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे है? ये इंस्ट्रूमेंट यूएसए में, एरिजोना में यूएस में ये लगाया गया है, जहाँ पे इन्होंने जो भी इन्होंने भी इंफॉर्मेशन दी है देसी एक्सपेरिमेंट से, इट हैज फाउंड दैट द एक्सपेंशन रेट ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग बाय 68.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इमेजिन कर सकते हो कि यूनिवर्स 68.5 किलोमीटर पर सेकेंड एक्सपैंड हो रहा है आफ्टर एवरी 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स। मतलब 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस के बाद 68.5 किलोमीटर पर सेकेंड एक्सपेंशन रेट देखी गई। ये देसी एक्सपेरिमेंट ने बताया हमें। सर क्या है नंबर जरूरी है? नंबर जरूरी नहीं है आपके लिए, बट इसका एसेंस बड़ा जरूरी है। अभी भी अगर आप मुझसे पूछोगे सर क्या डार्क एनर्जी के बारे में को पता चला है? नहीं, हम वेट कर रहे हैं। जो देसी एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर हमारी इंडिया से TIFR से टीम इन्वॉल्व है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, यहाँ से दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोजेक्ट एंड वी आर वेटिंग एक्चुअली कि जो भी डार्क एनर्जी के ऊपर और भी डेटा आएगा उसके लिए वेट करेंगे। काफ़ी मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, बट एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है डार्क एनर्जी क्या है, डार्क मैटर क्या है, नॉर्मल मैटर क्या है, इसका डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए। और जैसे जैसे देसी से इस एक्सपेरिमेंट से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, विल ट्राई टू डिस्कस मोर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21st सेंचुरी स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स फ्यूचर सक्सेस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल मुझे लगा, जैसे मैंने बताया चिल्ड्रंस डे का ये स्पेशल एडिशन था और बच्चों से जुड़े हुए बहुत सारा इंफॉर्मेशन से पड़ा हुआ है। चिल्ड्रन एंग्जाइटी, चिल्ड्रन वॉचिंग अ लॉट ऑफ मोबाइल एटसेट्रा, हाउ टू टेक केयर ऑफ इट, है ना। बच्चों की हेल्थ से जुड़ा हुआ, बच्चों को क्या खाना खिलाना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट खिलानी चाहिए, जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। बट आई फाउंड दिस एज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एन आर्टिकल, लीड आर्टिकल, 21st सेंचुरी स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स फ्यूचर सक्सेस। अब ये क्यों? क्योंकि इससे हमें एक चीज समझनी चाहिए कि मुझे अपने एजुकेशन सिस्टम में भी 21वीं सदी की जो भी स्किल्स रहेगी ना उनको पढ़ाने की जरूरत है। अब सवाल उठता है सर 21वीं सदी की स्किल्स क्या होती है? कोई भी स्किल क्या होती है? इन जनरल यू डू अंडरस्टैंड एनी स्किल इज हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। अब हार्ड स्किल क्या होता है? हार्ड स्किल माने टेक्निकल स्किल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंजीनियर है, इंजीनियरिंग पढ़ना, इंजीनियरिंग सीखना हार्ड स्किल हो गई। कोई डॉक्टर है, MBBS हार्ड स्किल है। कोई लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, वो लैंग्वेज सीखना हार्ड स्किल हो गई, है ना। हार्ड स्किल क्या है? हार्ड स्किल इज अ टेक्निकल स्किल, इट मे बी कनेक्टेड विद अ डिग्री, सर्टिफिकेट, सम लैंग्वेज, टाइपिंग स्पीड हो गई, मशीन ऑपरेशन हो गई, कोई भी चीज हो गई, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गई। सॉफ्ट स्किल क्या होता है? अरे सॉफ्ट स्किल जो लोगों के साथ आप इस्तेमाल करते हो। सॉफ्ट स्किल में क्या आता है? आपकी कम्युनिकेशन, किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, किस तरह से आप टीम में काम कर रहे हो, क्या आप फ्लेक्सिबल हो, है ना। ये सारी चीजें सॉफ्ट स्किल में आती है। और सॉफ्ट स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है आजकल 21st सेंचुरी स्किल्स का। इसीलिए सॉफ्ट स्किल का बहुत महत्व है आजकल सक्सेस के लिए। इसको ध्यान रखने। सर सॉफ्ट स्किल में क्या आता है? अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो आप जानते होंगे ना, आपको सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग मिला होगा। जैसे आप कंपनी में एंटर किया तो आपको सिखाया होगा सॉफ्ट स्किल की, ईमेल एटिकेट क्या होता है, कंपनी एटिकेट क्या है ना, कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या है, इस तरह की चीज़ें, वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। जैसे कि सॉफ्ट स्किल में आपकी इंटरपर्सनल स्किल आप कैसे डेवलप करोगे, कैसे फ्लेक्सिबल बनोगे, आपका वर्क एथिक कैसा है, आप स्ट्रेस कैसे हैंडल कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज कर रहे हो, टीम में काम कर रहे हो कि नहीं, फ्लेक्सिबल हो कि नहीं, या बहुत एडामेंट हो, ये सारी चीज़ें, पब्लिक स्पीकिंग कैसी है, लीडरशिप स्किल्स, टीम वर्क, ये सारी चीज़ें डेवलप करना सॉफ्ट स्किल का भाग होता है। और कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है हमारे स्कूल करिकुलम। ठीक है। अब इस आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 21वीं सदी की स्किल्स क्या होनी चाहिए। ठीक है। ऑफ कोर्स हार्ड स्किल तो चाहिए, आपको ये तो जानते हो ना, हार्ड स्किल इज अ मस्ट। अब ऐसा नहीं कि वो डिग्री लेना है, आजकल वो डिग्री का भी काफ़ी महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है। आप जानते हो ना, बिना डिग्री के भी अगर आप स्किल्स डेवलप कर रहे हो, AI की स्किल है, सर्टिफिकेट है, तो जॉब आसानी से मिल रहा है। ऑल्दो अब मैं नहीं कहूँगा इंडिया में जॉब आसानी से मिल रहा है, स्टिल टू सम एक्सटेंट इन द लास्ट आई वुड से डेकेड और सो, डिग्री रिक्वायरमेंट स्पेशली इन दी सॉफ्टवेयर फील्ड या फिर जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पे थोड़ा सा उसका महत्व कम हुआ है ना। यू डू अग्री विथ मी, राइट। लेकिन 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है? आपको लर्न किस तरह से करना है।
हार्ड स्किल भी आप जब पढ़ रहे हो ना, तो वो रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे पास क्या होता है, जैसे ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट ही रहा है। ब्रिटिश ने हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या किया है, रोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट लाया है। रोट लर्निंग का मतलब क्या है कि भैया चीज़ें वही दोबारा 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 पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि इंडियंस ब्रिटिश लोगों के लिए क्लर्क बने, है ना, क्लरिकल पोस्ट के लिए वो रोट लर्निंग का फोकस था। लेकिन आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसीलिए दिस आर्टिकल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, यू नो व्हाई, बिकॉज व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स वी नीड टू डेवलप एट द स्कूल लेवल। क्योंकि हम कहते हैं ना, बच्चे ही देश का आगे का भविष्य है। तो बच्चों में क्या डेवलप करने की जरूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की जरूरत है। तो आपको क्या स्किल्स चाहिए, लर्निंग स्किल्स। जब आप लर्न कर रहे हो, जब आप हार्ड स्किल भी लर्न कर रहे हो, जब आप चीजें भी पढ़ रहे हो, तो आपको 4 स्किल्स चाहिए, 4 C's। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, क्रिएटिविटी इट मे बी आर्ट क्रिएटिविटी, सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, टीम में साथ करने की, कोलैबोरेट करने की स्किल्स चाहिए, टीम वर्क की स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन की स्किल्स चाहिए। कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल में आ जाएगी। इसके अलावा यू नीड लिटरेसी स्किल। अब लिटरेसी मतलब जिससे कि आपको जानकारी चाहिए। किस तरह की लिटरेसी चाहिए, टेक्नोलॉजी की लिटरेसी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना आप नहीं रह सकते। क्योंकि 21st सेंचुरी में हर किसी को टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ रही है। मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ ना कि एवरीबडी हैज टू लर्न। जैसे अगर कोई ओल्ड एज पीपल भी है, एल्डरली पीपल भी है, अमिताभ बच्चन के ऐड आपने देखे होंगे, है ना, कि मैंने क्रेडिट कार्ड पे लिमिट बना रखा है ना। तो स्किल्स तो आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी स्किल्स चाहिए, मीडिया स्किल्स चाहिए, इंफॉर्मेशन की स्किल्स भी चाहिए। इसके अलावा लाइफ स्किल चाहिए। लाइफ स्किल का शॉर्ट है फ्लिप्स। फ्लिप्स में यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि अब वो नहीं कि भैया आपको हफ्ते में 100 घंटे काम करना है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वो नहीं, वो तो उससे तो इंसान इनर्वेट हो जाएगा, उससे उससे और इतना काम करने का जो जज्बा है वो चला जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि यू शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जो भी आपका रिजल्ट चाहिए ना, उस रिजल्ट के अनुसार फ्लेक्सिबल चाहिए। लर्निंग में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, काम करने में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए, इनिशिएटिव कैसे लेना है, बदलने के लिए इनिशिएटिव कैसे लेना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, और सोशल स्किल्स ऑफ कोर्स जो मैंने बताया, सॉफ्ट स्किल्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी फिलहाल 21st सेंचुरी स्किल्स को बढ़ाने की जरूरत है बच्चों में एट द स्कूल लेवल। अब प्रश्न उठता है कि सर कैसे हैंडल कर रहे हैं। जैसे अगर आप 21वीं सदी के स्किल्स की बात करें, तो अलग अलग देश जो डेवलप कंट्रीज जैसे कि फिनलैंड, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन्होंने धीरे धीरे अपने एजुकेशन सिस्टम से ना इस तरह की चीजें लाई हुई है। जैसे इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज के ऊपर उनका फोकस होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, लीडरशिप रोल्स स्किल्स, लीडरशिप रोल्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, स्किलिंग उनकी हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर कोर्स है, डिजिटल लिटरेसी के ऊपर कोर्सेस हैं, है ना, तो उनके करिकुलम में ही आ चुकी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बेयर मिनिमम आपने देखा होगा हमारे स्कूल में ना, स्कूल्स में किस तरह का करिकुलम आना चाहिए करके, इस तरह के बहुत सारे आपने पोस्ट वगैरह देखे होंगे। आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रोमिनेंट होता है कि स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन हो, फाइनेंशियल लिटरेसी की एजुकेशन हो, कोडिंग की एजुकेशन हो, बेसिक लेवल कोडिंग की एजुकेशन हो, कंप्यूटर की एजुकेशन हो। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य हो चुकी है ना, तो कहीं ना कहीं हमें बदलने की ज़रूरत है। और जिस तरह से अलग अलग डेवलप कंट्रीज आर ब्रिंगिंग अ चेंज, वी ऑल्सो नीड टू चेंज। अब आप सोच रहे होंगे सर हम लोग ये कर रहे हैं क्या, एटलीस्ट ऑन पेपर तो आपको मिल ही जाएगा, और इसी से जुड़ा हुआ आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपने पहले चीज़ पढ़ी हुई है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि हमारा देश कर क्या रहा है, हमारा देश कर क्या रहा है। ओके, सो बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब आपको मुझे बताना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कैसे 21st सेंचुरी स्किल्स लाने की कोशिश कर रहा है। ऑफ कोर्स रिजल्ट आने में टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि पॉलिसी ला दी कल ही हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे या फिर कल ही स्किल्स बच्चों के डेवलप हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हो ना, यू डू गेज इट एट द जनरेशनल लेवल, यानी कि 25 साल के गैप पे आप देखोगे। अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब आई तो 25 साल बाद शायद उसके रिजल्ट्स वुड बी काइंड ऑफ विजिबल। तो आपको एक काम करना है, इस सवाल को अटेम्प्ट करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे हमारे देश में, जैसे अब दूसरे लोग तो कर ही रहे हैं, क्या हमारी कंट्री भी कर रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। तो इसी से कनेक्ट करना है और बताना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसे एम्फेसाइज करता है 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर। कमेंट बोला है, बट
यू कैन इवन टॉक अबाउट व्हाट वी कैन डू, मतलब शॉर्टकमिंग्स क्या है कमेंट में. इट्स अ वेरी ओपन एंड काइंड ऑफ अ थिंग वेयर you comment if there are any shortcomings, you can talk about it and you can also discuss what can be done further. A very important topic, इसीलिए ध्यान रखना है ये पूरा का पूरा जो आइडिया है दिस कैन बिकम अ टेम्पलेट और अ क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि हम लोग हमेशा हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं. हम लोग कहते हैं हमारा काफ़ी यंग पॉपुलेशन है, तो यंग पॉपुलेशन है इसका मतलब क्या है, यंग पॉपुलेशन की हेल्थ के ऊपर हमें फोकस करना है, उनकी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर फोकस करना है. यही तो हम लोग कहते हैं ना कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो भैया ह्यूमन कैपिटल में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए. ह्यूमन कैपिटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग क्या है, एजुकेशन है. तो मेरी एजुकेशन सिस्टम को कैसे रिवैम्प करना चाहिए, इसके बारे में तैयारी जरूर होनी चाहिए. तो डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, राइट. चलिए आगे चलते हैं. आगे जाने से पहले जो भी 2025 के जो आकांक्षी है स्टूडेंट्स, आई एम क्वाइट श्योर कि आप अपनी एडवांस प्रिपरेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उनके लिए तो सिप प्लस प्रोग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. जो भी 2026 के स्टूडेंट्स है या फिर 2027 के स्टूडेंट्स है, उनके लिए भी हमारे पास P2I फाउंडेशन बैच है. दिसंबर का मॉर्निंग बैच 8 AM पे क्लासेस चल रही है आपकी, स्टार्ट हो गई है, इट विल बी स्टार्टिंग सून. तो 2026 के लिए अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, 30,000 में पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा, 35,000 में 2027 के लिए पूरा प्रोग्राम मिलेगा. ठीक है. और ये P2I प्रोग्राम है, मतलब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा, सभी स्टेजेस का आपका तैयारी हो जाएगा. ठीक है. और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, P2I प्रोग्राम में सिप इसमें इंक्लूड ऑलरेडी होता है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए सिप ऑलरेडी इंक्लूड होता है. मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो MRP प्रोग्राम दिल्ली बुलाए जाओगे, जहां पे आप फैकल्टीज के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे. इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अभी फिलहाल हमारा चल रहा है. इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आप उसको देख सकते हो, अगर आप फ्यूचर के स्टूडेंट भी हो तो एटलीस्ट वॉच द वीडियोस, गेट द आइडिया किस तरह प्रोसेस चलता है करके. 1-to-1 मेंटरशिप इसमें है ही, आपको यहाँ पे ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेगा, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे. शेड्यूल पहले से बना होता है, हमारे शेड्यूल के अनुसार आप अपनी प्रिपरेशन को ओरिएंट कर सकते हो. तो अ कंप्लीट पैकेज फॉर UPSC 2026. ऑफ कोर्स ऑप्शनल अलग होता है, दिस इज फॉर जनरल स्टडीज, आपको ध्यान रखना है. दिस इज योर GS P2I फाउंडेशन. फिर स्टूडेंट्स कहेंगे सर कंप्लीट पैकेज आपने बोला, उसके अंदर ऑप्शनल भी है क्या? नो, विदाउट ऑप्शनल है. ऑप्शनल यू हैव टू चूज, जो भी आपका ऑप्शनल होगा. हमारे पास कई सारे ऑप्शनल्स भी है. यू कैन सिंपली विजिट www.studyiq.com, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. डू ज्वाइन द प्रोग्राम, क्लास में मिलेंगे आगे. आई विल बी मीटिंग यू सून. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक इन्फोग्राफिक था, आई थॉट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. इंपैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ, ना बच्चों की हेल्थ पे. अब यहाँ पे दिस इज अगेन कई सारे लोग ना इसको अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा हूँ. इस वर्ड को देखकर ना, ये थोड़ा सा अंग्रेजी की तैयारी. चिल्ड्रन इटसेल्फ इज अ प्लूरल, ये आपको समझना है. ठीक है. तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस डाला मतलब बच्चों की हेल्थ, चाइल्ड यूज किया तो एक बच्चा हो गया. बच्चा मतलब चाइल्ड, बच्चे मतलब चिल्ड्रन, नॉट चिल्ड्रंस. ये जो अपोस्ट्रोफी एस है उन बच्चों की हेल्थ से, मैंने देखा है कि कई सारे लोग ना चिल्ड्रंस करके यूज करते हैं विदाउट अपोस्ट्रोफी एस. चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन इटसेल्फ इज अ प्लूरल. ये बस आपको एक याद के तौर पे बताना था. कई बार मिस्टेक हो जाती, कई बार ग्रामर में भी आपको मदद करेगा, इंग्लिश में भी ध्यान रखना. ठीक है. तो इंपैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ, बच्चों की हेल्थ के ऊपर. अब डायरेक्टली इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है. बहुत ही जेनेरिक सवाल है, लेकिन उसके अंदर एक स्पेसिफिसिटी ऐड कर दी. उसके अंदर बच्चों के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है. तो जब भी बच्चों के ऊपर सवाल आ जाए तो आपको सोचना चाहिए कि वाई दे आर आस्किंग दैट. क्योंकि बच्चे ज्यादा वल्नरेबल है क्या? बच्चे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं. क्यों होते हैं? अब इसका एक सिंपल जवाब क्या होता है. हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना कि बाय हार्ट बीट की हम लोग बात करते हैं, या फिर हार्ट बीट की बात करते हैं, पल्स रेट की बात करते हैं. मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया होगा पल्स रेट के बारे में. बच्चों का हार्ट बीट और पल्स रेट बहुत हाई होता है, एडल्ट का उससे कम होता है, एल्डरली का उससे कम होता है. इसका मतलब क्या है? बच्चे 1 मिनट में बहुत ज्यादा सांस लेते हैं. देयर ब्रीदिंग रेट इज मच फास्टर. इसका मतलब क्या है? देयर इनपुट कैपेसिटी इज मच फास्टर देन अस, है ना. तो अगर एयर क्वालिटी खराब है तो बहुत तेजी से बहुत जल्दी से एयर इनलेट और आउटलेट हो रहा है उनके अंदर, उससे दिक्कत तो हो जाएगी ना. एक कॉमन नॉलेज ये रखनी है आपको. ठीक है. चलो समझते हैं यहाँ पे जो इन्फोग्राफिक क्यों आया था. सबसे पहले एक रिपोर्ट है
सोगा रिपोर्ट स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट आई है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सोगा रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, हाईलाइट करके देखना है। द स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर रिपोर्ट इट इज रिलीज बाय HEI हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड IHME इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ। अब ये जो रिपोर्ट हमें बताती है कि जहां जहां एयर पोल्यूशन है, यानी कि हवा का जो प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से बच्चों के ऊपर काफी इंपैक्ट होता है। इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन इट अकाउंटेड फॉर 8.1 मिलियन डेथ्स ग्लोबली एंड चिल्ड्रन आर यूनिकली वल्नरेबल। चिल्ड्रन बहुत ही यूनिकली वल्नरेबल है, चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन आर यूनिकली वल्नरेबल। ओके, अब सवाल उठता है सर क्यों है, थोड़ी देर में समझाता हूं, लेकिन यही सोगा रिपोर्ट है ना, द स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर रिपोर्ट, इट ऑल्सो हाईलाइट्स दैट नॉट एवरीथिंग इज बैड। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ना चीजें सुधर रही है, देश हो गई, सरकारें हो गई, लोग हो गए ना, थोड़ा सा मैं कहूँगा जागरूक हो गए एयर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ। जैसे दिल्ली में भी हम लोग देखते हैं कई बार एक्शन ली जा रही है, ग्रैप आ रहा है, लेकिन फिर भी दिल्ली ना ऐसे एक महीना तो गैस चैम्बर बना हुआ रहता है। नेवरदलेस you need to understand that this report also highlights that many countries, particularly those who are experiencing air pollution in Africa, Latin America and Asia, they are taking certain steps which is improving the quality of the air in comparison to at least previous years, जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं चीजें थोड़ा सा सुधरने वाली है। लेकिन फिर भी बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट, अब जैसे ही बच्चे आ जाए ना, आपके दिमाग में ये होना चाहिए केवल जो पैदा हुए हैं वो बच्चे नहीं, आपको ये ध्यान रखना है जब भी चिल्ड्रन आया, मतलब यू ऑलवेज नीड टू थिंक फ्रॉम दोज हु आर इनसाइड द वूम्ब एज वेल। समझ में आ गया? तो सबसे पहले बच्चे अनबॉर्न किड्स भी है ना, बच्चे जो अब प्रेगनेंसी के अंदर प्रेग्नेंट वुमन इनहेल्स मोर अमाउंट ऑफ एयर पर मिनट, और अगर एयर पोल्यूटेड है तो ये पोल्यूटेंट्स जो है उस हवा के अंदर प्रदूषण है, जो पोल्यूटेंट्स है वो बच्चे तक पहुंच जाएंगे। अगर बच्चे तक पहुंच जाएंगे तो ऑलरेडी पैदा होने से पहले उसको कुछ एबनॉर्मलिटीज, डिसीजेस का चांस होता है। नेगेटिव इंपैक्ट होता है बच्चे पे, फीटस पे, रेस्पिरेटरी, कार्डियो सिस्टम, इम्यून सिस्टम उसका वीक हो सकता है। तो ध्यान रखना है, मैटरनल हेल्थ के ऊपर, बच्चे की बर्थ के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है, और अगर हवा का क्वालिटी खराब रहा तो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि कंजेनाइटल हेल्थ प्रॉब्लम, स्पेशली इन द फर्स्ट ईयर। जो न्यूरो डेवलपमेंट होता है ना बच्चे का, ब्रेन डेवलपमेंट में इशू हो सकती है, एक्जिमा, एलर्जिक डिसीजेस, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। ध्यान रहेगा। तो बच्चों का जब भी सोचोगे, सोचना है केवल जो बच्चे ऑलरेडी पैदा है उनके बारे नहीं, फर्स्ट थिंग यू थिंक अबाउट व्हेन यू थिंक अबाउट चिल्ड्रन इज द वंस व्हिच आर इन द वूम। ठीक है। नेक्स्ट, छोटे बच्चे यानी कि 0 to समझ लो पहले 2 साल इन्फेंसी का, उसके बाद चाइल्डहुड मतलब 14 एडोलेसेंस एज आने से पहले। अब बच्चे इन जनरल उनकी ब्रीदिंग रेट बड़ी फास्ट होती है, दे इनहेल मोर एयर पर किलोग्राम विद रिस्पेक्ट टू देयर बॉडी वेट इन कंपैरिजन टू अस। और इसकी वजह से होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं, स्पेशली जो इन्फेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, जमीन से काफी क्लोज होते हैं। अगर आप देखोगे ग्राउंड लेवल पोल्यूशन, अगर धूल मिट्टी है नीचे तो जमीन के बड़े करीब होते तो वहां से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब क्या है, उनके लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, अस्थमा के प्रॉब्लम हो सकते हैं, चाइल्डहुड ल्यूकेमिया हो सकता है, चाइल्डहुड ब्लड कैंसर एटसेट्रा, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जब वो बड़े बनेंगे एडोलेसेंट एज में, अब एडोलेसेंट में तो घर से बाहर निकलेंगे तो आउटडोर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। लोकेशन स्पेसिफिक जहाँ पे भी वो खेल रहे हैं, अगर मिट्टी में खेल रहे हैं, मिट्टी से जुड़ा हुआ, धूल से जुड़ा हुआ पोल्यूशन, इससे होगा क्या, लंग फंक्शन के ऊपर इंपैक्ट होगा। अगेन यू हैव मेनली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लंग डिसीजेस, निमोनिया, एस्थमा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी इनको हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दूसरों को नहीं होगा, महिलाओं को भी होगा, पुरुषों को भी होगा, एल्डरली पॉपुलेशन को भी होगा, लेकिन बच्चे आर मोर वल्नरेबल। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप एडल्ट बनोगे तो आपका इम्यून सिस्टम मैच्योर होता जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम शायद चीज़ों से ज़्यादा लड़ सकता है, जल्दी से इधर से लड़ सकते हैं, और यू कैन रिकूपरेट फास्ट, यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बट बच्चों का वल्नरेबिलिटी अलग होता है। ये सब चीज़ें आपको आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें दिमाग में ध्यान रखनी है। क्लियर है? और पोटेंशियली जो मैं हमेशा बताता हूँ ना, क्लास में मैंने आपको बहुत बार बताया होगा,
वल्नरेबल ग्रुप्स यानी महिलाएं, बच्चे, एल्डरली पॉपुलेशन, अदर वल्नरेबल ग्रुप्स, इनसे जुड़ा हुआ स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इन्फोग्राफिक था, बस मतलब इंफॉर्मेशन दी गई थी। आई थॉट दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी रिलेवेंट फॉर यू बिकॉज आई वांटेड यू टू नो अबाउट दिस सोगा रिपोर्ट ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूस, बिटुमिनस स्टील स्लैग रोड बिल्डिंग सस्टेनेबल रोड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इट्स कनेक्टेड टू स्टील स्लैग, सॉरी टंग ट्विस्टर यार स्टील स्लैग। अब हम लोग ऑलरेडी रास्ते बना रहे हैं, तो रास्तों में जो स्टील से निकला हुआ स्लैग होता है उसको इस्तेमाल करके अगर रास्ते बनाएंगे तो इट विल बी मोर सस्टेनेबल करके ये आइडिया, और ऑलरेडी ये हो रहा है, ऑलरेडी ये हो रहा है। तो आर्टिकल का मैं आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना है सबसे पहले स्टील स्लैग क्या होता है। स्टील स्लैग, जब आप स्टील बनाओगे यानी कि स्टील बनाने के लिए आपको आयरन लेना है, कोल लेना है, दूसरी चीजें लेनी है। तो जब स्टील बनेगा तो एक बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, उस बाई प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं स्टील स्लैग। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हम लोग जो नॉर्मल कंक्रीट होगा, जो नॉर्मल पत्थर होते हैं, कंक्रीट होते हैं, उनके बदले अगर ये इस्तेमाल करें तो इट विल बी मोर सस्टेनेबल। क्यों? क्योंकि अगर ये जो आया है इसको कहाँ डालेंगे, ये तो बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट है, इसको कहाँ डिस्पोज ऑफ करेंगे, इससे प्रॉब्लम ना हो। तो इसी को रास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, तो इट्स अ गुड थिंग, राइट। इसीलिए हम लोग कहते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट सर्कुलैरिटी। आपने जरूर सुना होगा सर्कुलैरिटी के बारे में। सर्कुलैरिटी और सर्कुलर इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं। वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल इज स्टील स्लैग स्टील स्लैग। स्टील स्लैग जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, इसके अंदर होता क्या है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड अदर एलिमेंट्स। और देखो इसको हम लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में, एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल है, इसको हम लोग अगर यूटिलाइज करेंगे तो हम लोग जो दूसरी जगह से यानी कि एनवायरमेंट से अगर कहीं से पत्थर निकाल रहे हैं, कहीं से कंक्रीट निकाल रहे हैं, तो भैया एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो होगा ना, वो डैमेज तो होगा वहां पे। तो नेचुरल एग्रीगेट से अच्छा होगा कि हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे रोड बनाने के लिए। ठीक है, और इसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। आपको ध्यान रखना है CSIR बेस्ड जो इंस्टीट्यूट है, CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI CSIR का ही एक कनेक्टेड इंस्टीट्यूट है, CSIR स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में आता है। इनका प्रोजेक्ट है जो पायलट प्रोजेक्ट से ऑलरेडी रन हो रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहाँ पे 1 किलोमीटर बिटुमिनस स्टील स्लैग रोड बनाया हुआ है। इनफैक्ट हमारा जो बॉम्बे अहमदाबाद वाला रोड है, वहाँ पे भी स्टील, मुंबई अहमदाबाद वाला, वहाँ पे भी स्टील स्लैग रोड्स को यानी कि स्टील स्लैग को इस्तेमाल करके रोड बनाया जा रहा है। तो CRRI इज प्रमोटिंग, और ये कहते हैं कि इसका काफ़ी पोटेंशियल है। क्यों पोटेंशियल है? क्योंकि सर्कुलैरिटी हम लोग ला सकते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है भैया उसको रास्ता बनाने में इस्तेमाल करें, काफ़ी अच्छी चीज़ है ना। अब देखो इंडिया में कितना स्टील बनता है, अगर आप देखो यहाँ पे इंडिया रैंक सेकंड इन वर्ल्ड ऑफ कोर्स स्टील प्रोडक्शन में। पहला कौन है बताने की जरूरत नहीं, पहला चाइना है ठीक है, इंडिया सेकंड आता है स्टील प्रोडक्शन में, एंड इंडिया जनरेट्स अबाउट 19 मिलियन टन ऑफ स्टील स्लैग। अभी फिलहाल 19 मिलियन टन, और प्रोजेक्शन ये है कि आगे चल के बाई 2030 ये कम से कम 60 मिलियन टन हो जाएगा जो स्टील का स्लैग जनरेट होगा। तो अगर हम लोग इसको रास्ता बनाने में इस्तेमाल करेंगे, हमें रास्तों की तो ज़रूरत है ही। अब इंडिया में रास्ते बहुत ज़रूरत है, आप जानते हो गांव में रास्तों की ज़रूरत है ना। हाईवेज की क्वालिटी भी अच्छी बनाने की ज़रूरत है, राइट। तो स्टील स्लैग का अगर इस्तेमाल करेंगे, ऑफ कोर्स इट विल बी मोर सस्टेनेबल, इट लीड्स टू दैट प्रॉपर सर्कुलर इकोनॉमी विच टॉक अबाउट, इट्स इको फ्रेंडली सोल्यूशन। जहाँ पे हम लोग अगर ये नहीं आएगा तो हम लोग इसको वेस्ट के तौर पर डंप कर देते ना। पहले हम लोग क्या करते थे, स्टील स्लैग को कहीं पे डंप कर देंगे, कहीं पे फेंक देंगे, और दूसरी जगह से पत्थर निकालेंगे, दूसरी जगह से कंक्रीट निकालेंगे। अब ये करने का जरूरत नहीं, इट विल बी यूजफुल, राइट, ट्रू। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर ऑलरेडी इसको प्रमोट कर रहे हैं, आपने बताया, कुछ एग्जाम्पल बताया, आपने बोला BRO ने भी एक रोड बनाया 1 किलोमीटर का, हाईवे बन रहे हैं इससे। लेकिन मेरा सवाल है इसका फायदा क्या? जैसे यू नीड दैट कंपैरिजन नो। अब सबसे पहले ऑफ कोर्स हम लोग वो सीमेंट कंक्रीट की रोड भी बना रहे हैं जगह जगह पे, स्पेशली सिटीज के अंदर ना सीमेंट कंक्रीट रोड बन रही है, क्योंकि इट्स मोर मेंटेनेंस फ्री, है ना। अब सीमेंट कंक्रीट रोड का फायदा क्या है भैया, उसको 3 दशक कुछ नहीं होता है, सीमेंट कंक्रीट से बनी हुई है। ऑल्दो हमारे देश में किसी रोड का कोई भरोसा नहीं है, पता है क्यों क्योंकि एक दिन रोड बनेगी, उसके बाद कोई डिपार्टमेंट आके तोड़फोड़ करेंगे
दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। लेकिन जो सीमेंट कॉन्क्रीट की रोड होती है उसका लाइफ काफी ज्यादा होता है। ऑफकोर्स यू डू अंडरस्टैंड, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड जो है ना उसकी लाइफ अबाउट 30 ईयर्स होती है। तो उस लाइफ से तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो बिटुमिनस स्टील स्लैग रोड है उसकी लाइफ हाफ होगी, जैसे इसका आधा होगी, अप्रोक्सीमेटली 15 साल होगी। अच्छे क्वालिटी की रोड है, 15 साल इसकी लाइफ होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा है, ये रास्ता गर्म नहीं होता है। आप जानते हो कि सीमेंट कंक्रीट रोड का प्रॉब्लम क्या है? एक तो गर्मियों में बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, टायर की ज़्यादा वेयर एंड टेयर होती है और रोड ग्रिप आपको नहीं मिलती है। तो ये जो डिसएडवांटेजेस है, इसको मैं बिटुमिनस स्टील स्लैग रोड से इसको बिल्कुल एक फायदा मैं बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर मच मोर सुपीरियर कंपेयर टू द कन्वेंशनल रोड्स। जो आपकी कन्वेंशनल रोड है ना, यानी कि जो नॉर्मल आपकी हम लोग कहते हैं टार रोड भी है, एसफाल्ट रोड भी है ना, उससे भी इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छी है। सीमेंट कॉन्क्रीट रोड से भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छी है। लेकिन लाइफ में अगर आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है, दैट मे नॉट बी कंपेरेबल in terms of the durability of the road, the life of the road, but I would say mechanical properties are much better. So this does make sense to you, isn't it? इसीलिए CRRI जो है, रोड इंस्टीट्यूट जो है, वो दूसरे दूसरे कंपनीज के साथ वेस्ट टू वेल्थ जो हमारा प्रिंसिपल है उसमें लगा हुआ है। तो आगे चल के और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, देखेंगे और भी प्रोजेक्ट्स जहाँ पे स्टील स्लैग का इस्तेमाल होगा। बट ये नोट करना है, ठीक है सर। इसको, इस इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? सबसे पहले तो डायरेक्टली एमसीक्यूज आ सकते हैं। स्टील स्लैग क्या होता है, स्टील स्लैग के इस्तेमाल क्या होते हैं, रिसाइकलिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है एज एन एग्जाम्पल, जब भी सवाल आए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ, सस्टेनेबिलिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ, या फिर सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में, सर्कुलरिटी इन इकोनॉमी के बारे में, तो इस चीज़ को उदाहरण के तौर पर आप इस्तेमाल जरूर कर सकते, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट कुछ महीनों पहले, जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नीति आयोग ने भी कुछ महीनों पहले जुलाई में अनवेल किया था गाइडलाइंस स्टील स्लैग यूटिलाइजेशन के लिए रोड कंस्ट्रक्शन पे। तो दिस इज इन लाइन विद इट, ऑफ कोर्स इन लाइन विद इट। नीति आयोग ने भी बताया कि भारत को ये सारी चीजें करने की जरूरत है। क्यों? एक तो भैया कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, पैसा बच जाएगा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट नहीं होगा, साथ ही साथ रोड का परफॉर्मेंस तो इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। कंक्रीट से कंपेयर ना करें इन टर्म्स ऑफ लाइफ, लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टी बड़ी सही है। सो देयर विल बी अदर एडवांटेजेस फॉर श्योर, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड। कपाको के बारे में बात करते हैं, है ना। इनफैक्ट दिस इज जस्ट अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट दिस इज लास्ट इन्फॉर्मेशन। द कपाको, अ फैसिनेटिंग पैरट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सबसे पहले इंडिया का नहीं है, कपाको एक पैरट है, इसको कह सकते हो, ये समझ लो उल्लू तोता है। उल्लू तोता मतलब ये रात को सोता नहीं है, नॉकटर्नल है। तोता है जिसकी उल्लू की तरह, मतलब उल्लू के जैसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट्स अ नॉकटर्नल पैरट। अब नोट करना है ये कपाको कहाँ मिलता है। सबसे पहले आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कपाको स्ट्रिगोप्स हैब्रोप्लिटस, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दीज साइंटिफिक नेम्स एटसेट्रा। फ्रॉम विच फैमिली? सिटासिडे फैमिली, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन इसको कहा जाता है आउल पैरट, ये जरूरी है। आउल पैरट क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो इसका फेस रिजेंबल करता है आउल से, और ये नॉक्टर्नल है, ये रात में एक्टिव होता है। दिस इज अ नॉक्टर्नल पैरट। कहां पे मिलता है? यू फाइंड इट इन न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड में मिलता है। और सबसे जरूरी है इसका कैटेगराइजेशन क्या है आईयूसीएन का? इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। आई एम रिपीटिंग, लिख रहा हूं मैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। तो एक यूनिक पैरट का स्पीशीज है, नोट करना है। ये उड़ नहीं सकता है, ये उड़ता नहीं है, इट्स अ फ्लाइटलेस बर्ड। नोट करना है, द हेवीएस्ट पैरट कैन वे अप टू 4 kg, 4 kg तक इसका वजन हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसको पंख नहीं है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। इट्स अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग सॉलिटरी बर्ड, ठीक है। मैं इतना हाईलाइट करके क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपने पहले भी सवाल देखे होंगे जानवरों के ऊपर, जानवरों से जुड़े हुए कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इस तरह के सवाल आते हैं, इसीलिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं। टेक्निकल नेम का जरूरत नहीं है। न्यूजीलैंड में मिलता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जनरली सॉलिटरी मिलते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलिंग सॉलिटरी है, उड़ नहीं सकते। सॉलिटरी मतलब अकेले रहते हैं, सॉलिटरी है। अब ध्यान रखना है, डिस्पाइट बीइंग हैवी दे कैन गो लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये पेड़ों को पकड़कर, एक एक पेड़ों को पकड़कर जाते हैं। अब ध्यान रखना है, दे आर जनरली फ्लाइटलेस
अगेन they feed on native plants, fruits, seeds, and occasionally the insects. And remember, the kakapos are unique among flightless birds as they adopt lek breeding system, during which the male kapakos gather in a specific area and compete to impress females. ठीक है, तो ये इनका मेटिंग का टेक्निक है. मेल सब एक जगह जमा होंगे और फीमेल्स को इंप्रेस करने के लिए, सो दैट द फीमेल चूजेस द मेट. ठीक है. और कपाकोस अगेन दे वर फाउंड इन न्यूजीलैंड, हर जगह पे, लेकिन अभी फिलहाल काफी ज्यादा एक्सटिंक्शन हो रहा है. दे फेस सीवियर एक्सटिंक्शन मेनली बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. प्रेडेटर्स, ध्यान रखना है, प्रेडेटर्स इनको खाने वाले, इनको खत्म करने वाले चूहे भी हैं, रैट्स, कैट्स, टोड्स. ठीक है, और ह्यूमन इंटरफेरेंस से भी है. ऑलराइट, ध्यान रखना है. ऑफ कोर्स एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट करने के लिए देयर इज अ रिकवरी प्रोग्राम व्हिच इज रनिंग, बट इट इज स्टिल CRR. ठीक है, CER हम लोग क्रिटिकली एंडेंजर्ड, CRR करके लिखते हैं हम लोग, क्रिटिकली एंडेंजर्ड करके, या फिर CR लिखते हैं इन शॉर्ट. लेट मी जस्ट शो यू. CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कर लेते हैं ना. CR है ना, इन योर एनवायरमेंट, IUCN का कैटेगराइजेशन. ठीक है, ध्यान रखना है. ये सारी चीजें दे डू बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो सवाल आ सकता है कपाकोस से जुड़ा हुआ सवाल, ऑल्दो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, बट फिर भी नोट डाउन जरूर करना है. ओके, ठीक है. तो ऐसे ही प्रिपेयर करना है. किसी भी प्राणी के बारे में एनवायरमेंट में जो रहेगा, इफ इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नोट कर लेना है उसको, और उसके बारे में जानना है वो कहाँ मिलता है, क्यों उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी रिकवरी के लिए क्या क्या चीजें बनी है. यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स इन योर प्रिपरेशन. ठीक है, राइट. सो दिस इज इट अबाउट द साइंस रिपोर्टर नवंबर 2024. और जाने से पहले मुझे ना एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखानी थी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइंस रिपोर्टर. I want you to read one more article, although not related to science. ठीक है, क्योंकि ये साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे लगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी की प्रिपरेशन के लिए. एक पर्टिकुलर आर्टिकल इस साइंस रिपोर्ट में था, वो था इमोशनल इंटेलिजेंस पे. आई विल बी शेयरिंग दिस. ये जो आर्टिकल है आपके साथ शेयर करूंगा, मुझे बहुत पसंद आया. दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स दैट आई रेड हियर. इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों में, इमोशनल इंटेलिजेंस, द स्किल्स दैट यू नीड. बच्चों के पर्सपेक्टिव से बताते हैं. एथिक्स के लिए मुझे लगता है कि एवरीबडी यू मस्ट हैव रेड अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. डैनियल गोलमैन ने कॉन्सेप्ट दिया था, है ना. सैलोवी मेयर ने पहली बार इस्तेमाल किया था, बट डैनियल गोलमैन ने इसको डेवलप किया. डैनियल गोलमैन की कई सारी किताबें हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे. कुछ लोग IQ की बात करते हैं, लेकिन EQ भी बड़ा जरूरी है. EQ क्यों जरूरी है? EQ सबसे पहले खुद को समझने के लिए जरूरी है, दूसरों को समझने के लिए जरूरी है, और एम्पथाइज करना है. दैट मीन्स यू फर्स्ट get aware about yourself. Once you are aware about yourself, you will motivate yourself to understand others better. You empathize better, and once you empathize better, you get better in conflict resolution. और ये किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए बहुत जरूरी होता है. क्यों? क्योंकि आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हो. तो क्या करना है? यू नीड टू हैव EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन होना चाहिए ना. EQ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये EQ के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिया है, काफी अच्छा. इट टॉक्स अबाउट सेल्फ अवेयरनेस. हमने कहा सेल्फ अवेयरनेस है, मूड मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी एंड इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करना है. बच्चों के लिए कैसे करना है, दो बच्चों के पर्सपेक्टिव से बच्चों के लिए कैसे मदद करता है. बच्चों के लिए नहीं, पेरेंटिंग में कैसे हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को पेरेंटिंग में किस तरह इस्तेमाल किया कर सकते हैं. पेरेंटिंग के स्टाइल मैटर करते हैं, है ना. इसकी रिसर्च के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है. इमोशनल इंटेलिजेंस और खाने का कोई कनेक्ट है क्या? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज. डाइट ऑल्सो इंपैक्ट्स एंग्जाइटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. तो अच्छा डाइट खाना चाहिए, विटामिन रिच, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, ब्लड शुगर लेवल अच्छा होना चाहिए, गट हेल्थ अच्छा होना चाहिए, कैफीन को कंट्रोल करना चाहिए, अल्कोहल को कंट्रोल करना चाहिए. तो इस तरह की चीजें, इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस न्यूट्रिशन का भी यहाँ पे कनेक्ट आपको मिल जाएगी. नेक्स्ट है, बहुत अच्छी चीज है, नेक्स्ट है कि किस तरह से कैन यू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस. ऑफ कोर्स यू कैन डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर पैदाइशी होगा. EQ इज समथिंग दैट कैन बी होन्ड. ये स्किल्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं. और इसका फायदा क्या है, अगर आप ये करोगे तो इसका फायदा क्या है? इवेंचुअली इमोशनल इंटेलिजेंस, इट डज हेल्प यू
in lot of other things. I'm just zooming out. So emotional intelligence improves your social effectiveness. It leads to better understanding for management of emotions. Individuals who are high in emotional intelligence are often more open, agreeable, and drawn to social professions like teaching and counseling. Very interesting. Okay. Not to brag here, but still. ओके ऐसे ही मिला मुझे. एनहांसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग विद लेस कॉग्निटिव एफर्ट. तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे पॉइंटर्स मिले हैं जहाँ पे आई फील दैट योर एथिक्स प्रिपरेशन वुड ऑल्सो बी गोइंग ऑन वेरी स्मूथली थ्रू दिस आर्टिकल. आई विल बी शेयरिंग दिस आर्टिकल विथ यू इफ़ यू रीड इट. आई विल बी शेयरिंग दिस. ये जाते जाते अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. ये मेरा सोशल मीडिया आईडी है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो. मैं ये जो डॉक्यूमेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस वाला, आई विल बी शेयरिंग दिस ऑन माई चैनल. टेलीग्राम चैनल है @Rahul Sai 222_ UPSC CSC विद राहुल सायगांवकर करके इसका टाइटल है. आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो. कॉल नहीं करना है, ध्यान रखना है. यू कैन मैसेज मी. अगर बात करनी है तो एक टाइम अलॉट कर दूंगा, ठीक है. डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा प्लीज, बहुत सारे कॉल आते रहते हैं इसलिए. ठीक है, राइट. सो विद दैट नोट लेट मी कंक्लूड आवर डिस्कशन फॉर November 2024 science report. Okay, so I'll see you soon with the next month ritual, that is December edition also. Till that time, stay safe, stick to your schedule. पढ़ाई करना है, शेड्यूल को फॉलो करना है, शेड्यूल को रीओरिएंट करते रहना है ना. वो कहते हैं ना, हमें प्रिपरेशन ऑडिट करती हुई रहनी चाहिए. हमारी प्रिपरेशन ऑडिट करना बहुत ज़रूरी होती है, उसके लिए शेड्यूल ऑडिट करना भी बहुत ज़रूरी होता है. तो मेक श्योर यू आर ऑलवेज स्टिकिंग टू योर शेड्यूल. थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.